So hi, welcome back to my YouTube channel. And as I told you, I will come with this audio notes. So here is it. So this is the chapter number 1 of Business Law, Indian Contract Act 1872. सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है एक एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है। एन एग्रीमेंट विच इज़ एन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर आपको दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा हाईलाइट करना है, जो कि है सबसे पहले एग्रीमेंट और दूसरा है एन्फोर्सेबल बाय लॉ। जैसे कि आप देख पा रहे हो उसके अंदर क्या है। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है every promise, हर promise और set of promises forming consideration for each other is called agreement। क्या होता है? हर एक प्रॉमिस या बहुत सारे प्रॉमिस का सेट जो कि किसी कंसिडरेशन, किसी न किसी चीज़ के बदले में किया जाता है, उसे कहते हैं हम एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट जो है वो क्या होता है? कोई प्रॉमिस और बहुत सारे प्रॉमिस का मिक्सचर जो कि किया जाता है फॉर द कंसिडरेशन। Every promise or set of promise forming consideration for each other is called agreement। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोमिस। प्रोमिस क्या होता है? प्रोमिस होता है जब कोई इंसान दूसरे इंसान को एक प्रपोजल देता है और वो अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है उसको, तो हम उसको कहते हैं कि प्रपोजल जो है वो एक्सेप्टेड हो गया और वो बन गया है प्रोमिस। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर ऑफ इज कॉल्ड प्रपोजल। और ये भी कह सकते हैं कि एक पर्सन जब किसी दूसरे पर्सन को प्रपोजल देता है अपनी हामी भरते हुए कि वो जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, या फिर वो कहता है कि मैंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम कह सकते हैं कि वो प्रॉमिस से बन गया है। ठीक है। सो फॉर बिकमिंग एन प्रॉमिस यू नीड टू हैव अ प्रपोजल जो कि एक्सेप्ट होना चाहिए। ओके राइट। सो उसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्रीमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। एक तो होता है ऑफ़र ज़रूरी। ऑफ़र, अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को ऑफ़र नहीं देगा तो एक्सेप्टेंस होने का तो कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर कोई ऑफ़र ही नहीं दे रहा तो कोई चीज़ ही नहीं है जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो फर्स्ट यू नीड इज़ एक्सेप्टेंस और प्रपोजल और देन एक्सेप्टेंस। ठीक है। एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सो हेयर यू कैन सी दिस। या उसके बाद आते हैं इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ हम कहते हैं एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन विच मीन्स ड्यूली एनफोर्सेबल बाय लॉ। किसी भी एग्रीमेंट को एक लॉ बनने के लिए या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक लॉ की जो चीज़ है, लॉ को मानना भी बहुत ज़रूरी है। एक एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन, लीगली उसको कोई ना कोई ऑब्लिगेशन जो है वो करना पड़ेगा। विच मीन्स ड्यूली एनफोर्सेबल बाय लॉ। जो लॉ के द्वारा कही गई बातें हैं उसके अंदर उसको एनफोर्सेबल होना चाहिए, ड्यूली एनफोर्सेबल बाय लॉ। ओके। सो द नेक्स्ट इज व्हाट इज एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस। ठीक है। एग्रीमेंट जो होता है, एग्रीमेंट का मतलब होता है एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस और अ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज सेड टू बी अ एग्रीमेंट। ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। हम उसके बाद कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक नैरो टर्म है क्योंकि उसके अंदर हम लीगली सिर्फ लीगल की बात करते हैं, इलीगल की नहीं बात करते। जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो इसलिए वो एक नैरो टर्म है। लेकिन एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है, एक बड़ी टर्म है, क्योंकि हम इसके अंदर लीगल और सोशल एग्रीमेंट दोनों की बात करते हैं। उसके बाद आता है लीगल ऑब्लिगेशन। सो एग्रीमेंट जो होता है कोई लीगल ऑब्लिगेशन से नहीं बना होता, कि जो लीगली जो रूल्स रेगुलेशंस एक्ट लॉज वगैरह बने हुए हैं उनसे नहीं बना ये। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगली ऑब्लिगेशन जो बने हुए हैं उन सबको फॉलो करके बना हुआ है। ठीक है। एंड ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट।
हर एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, या फिर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। सो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट बनने के लिए लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होना ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन किसी भी एग्रीमेंट को एक एग्रीमेंट बनने के लिए लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होना ज़रूरी नहीं होता। इसलिए हम बात करते हैं कोई भी प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। सो या आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट उसके बाद आता है एसेशनल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने की क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए। अगर हम बात करें सेक्शन 10 के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो है एक एग्रीमेंट। भाई तेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, तेरे को कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होगी कि एग्रीमेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर एक एग्रीमेंट ही नहीं है तो क्या चार डालेगा उस चीज़ का। उसके बाद एक फ्री कंसेंट होना चाहिए। भाई तुमने किसी को ना मार पीट के या फिर ऐसा कोई नहीं करना चाहिए। ये जो तेरा कंसेंट है ना, कि किसी से तेरे को कंसेंट मिल रहा है, वो फ्री होना चाहिए, समझ रहे। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़, कॉम्पिटेंसी और कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, की कैपेसिटी जो है पार्टीज़ की है या नहीं है, कि वो जो पार्टीज़ हैं वो साउंड माइंड की है, मेजर हैं, जो कि लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, वो सब कुछ जो कर सकती हैं मेजर होते हुए वो सब करनी चाहिए। एक कैपेसिटी होनी चाहिए पार्टीज़ के अंदर। सो कॉम्पिटेंसी एंड कैपेसिटी बोथ आर द सेम थिंग। उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन। सो एज वी ऑल नो लॉफुल कंसिडरेशन जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि कुछ ना कुछ जो लॉफुल जो है, लेकिन कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलना। कुछ लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए जब भी कोई हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है एक गाड़ी बेची तुमने, उसने तेरे को 1 रुपया दे दिया। इट मस्ट बी द लॉफुल कंसिडरेशन। जैसे कि अगर तूने किसी को गाड़ी बेची है, दैट मीन्स ही हैज़ टू पे ऑल द मनी विच इज़ एट विच यूर कार कॉस्ट, जो आपकी कार की कॉस्ट है उतना तो पैसा आपको देना ही चाहिए, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं लीगल ऑब्जेक्ट। या अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी अ लीगल ऑब्जेक्ट। एक लीगल जो है लीगली बनना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट नॉट बट नॉट लीस्ट इज नॉट एक्सप्रेसली वॉइड। ये वॉइड होना ज़रूरी नहीं है, नॉट एक्सप्रेसली वॉइड, ठीक है। एक बार दोबारा से हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, नॉट एक्सप्रेसली वॉइड, व्हाट आई वांट टू से। So yeah, what we were reading is agreement. Not expressly void, यानी कि an agreement entered into must not be which law declared to be illegal or void। कोई भी एग्रीमेंट जो है वो लॉ के द्वारा डिक्लेयर नहीं करा जाना चाहिए इलीगल और वॉइड। एन इलीगल एग्रीमेंट वो होता है जो कि एक्सप्रेसली इम्प्लाइड प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड किया गया है। अ वॉइड एग्रीमेंट इज़ वन विच इज़ विदाउट एनी लीगल इफेक्ट। जैसे कि मैंने तेरे को मारने का एक वो करा, थ्रेट टू कमिट मर्डर, थ्रेट दिया मैंने तेरे को मारने का, थ्रेट टू कमिट मर्डर। पब्लिशिंग डिफेमेस स्टेटमेंट, मैंने किसी बहुत बड़े स्टार के पीछे एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट लगा दी, तो दैट आल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट डू दिस, राइट। उसके बाद अगर आपने करा रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज एंड लीगल प्रोसीडिंग आर द क्लासिक एग्जांपल ऑफ द वॉइड एग्रीमेंट। या सो हमने ये पढ़ा जो कि है सेक्शन 10 के, सेक्शन 10 में होना ये चीज़ें ज़रूरी है। सो वन अगेन जो हम जो है दोबारा एक बार पढ़ के देखते हैं क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले था एक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के साथ साथ दूसरी होनी चाहिए फ्री कंसेंट, तीसरा होना चाहिए कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी द वॉइड, एंड फोर्थ हो गया ये फिफ्थ जो हमारा होगा वो है लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए एंड द लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए। ये हमारे आई होप सो सारे पूरे हो गए हैं। या लीगल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, या हाँ। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 10 के अंदर जो लिखा नहीं हुआ, बट या दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच
every contract should have. So first is टू पार्टीज, दो पार्टीज होती है या होनी चाहिए। दो पार्टीज मतलब मैं और तुम, हम करेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मैं और तुम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। या दो या दो से ज़्यादा पार्टीज हो तो चलता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। दे कैन बी द कंपनीज, दे कैन बी LLP और समथिंग लाइक दैट, या फिर जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, एक लीगल रिलेशन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो। देखो जैसे कि हम ये कर सकते हैं, द पार्टी मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन इंटेंशन ऑफ द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन बिटवीन दैम, जो कि पार्टीज जो हैं वो चाहनी चाहिए कि वो एक लीगल रिलेशन जो है वो बनाएं एक दूसरे के बीच में। सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल, जो है हम उसको नहीं कह सकते। भैया इसका मैं एक एग्जांपल देखें तुमको बताता हूँ। मेरी एक पत्नी है, उस पत्नी को मैंने प्रॉमिस करा कि मैं जब फ़ॉरेन कनाडा जाऊँगा तो मैं उसको 10 लाख रुपए हर साल भेजा करूँगा। और जब मैं कनाडा गया, मैं 2 साल तक तो उसको 10 लाख रुपए भेजे, यानी कि 20 लाख तो भेजे, लेकिन उसके बाद मैं भूल गया। उसके बाद मैं पत्नी को ही भूल गया और मैंने उसको कुछ नहीं भेजा। सो नाउ अब मेरी पत्नी गई वहाँ पर केस करने। अगर वो केस करने जा रही है तो वो मेरे ऊपर केस नहीं कर सकती इन द रियल वर्ल्ड, बिकॉज जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट वाला लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट था जो कि रिटन के अंदर था नहीं था, ठीक है। सो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिटन होता तो माय वाइफ डेफिनेटली कैन गो टू फाइल केस अगेंस्ट मी, राइट। सो दो पार्टीज होनी चाहिए, उनका इंटेंशन जो है वो लीगल होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। उसके बाद अदर फॉर्मेलिटी टू बी कंप्लाइड विद सर्टेन केसेस, और कौन सी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं इनको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले होते हैं कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन द राइटिंग फॉर्म, रिटन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को। फॉर एग्जांपल जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हम करवा रहे हैं, तो हम उसको रिटन ही करवाना चाहिए, क्योंकि अगर वो रिटन में नहीं होगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इंश्योरेंस करवाते जाओ। अगर बाय चांस आप मर गए तो आपके घर वालों को कोई क्लेम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंपनी ही मना कर देगी कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा ही नहीं, बिकॉज दैट वाज नॉट इन द रिटन फॉर्म, एंड यू कैन क्लेम ऑल दैट मनी आफ्टर योर डेथ और ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड। समझ गए कि आप उसी को मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही कर सकते हो। इसके अंदर दोबारा पढ़ लेते हैं हम एग्जाम्पल। सो या दिस इज़ द पॉइंट। क्या है ये, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज़ नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट in the case of a certain contract. Registration of contract under the law which is for the time is essential to be valid in case of immovable property. Thus where there is a statutory requirement that any contract to being मस्ट बी इन मेड इन राइटिंग एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस, एक विटनेस जो है वो सामने होना चाहिए। और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी कंप्लाइड विद। उसके बाद हम कहते हैं सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सबसे पहले हमने पढ़ा दो एग्रीमेंट होना चाहिए, दो एग्रीमेंट के साथ साथ एक और चीज़ हमने पढ़ी इंटेंशन होना चाहिए। तीसरा हमने पढ़ा क्या है, तीसरा क्या है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। और हम चौथा पढ़ रहे हैं, हो या चौथा पढ़ेंगे हम, वो है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। उससे पहले हमने पढ़ा फॉर्मेलिटी कंप्लाइड विद सर्टेन केसेस, जो कि अदर फॉर्मेलिटी फॉर एग्जांपल रिटन डॉक्यूमेंट जो है हमें करना चाहिए इंस्टेड ऑफ द ओरल डॉक्यूमेंट, ठीक है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग क्या होता है ना, एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वैग्यू और इनडेफिनाइट, ठीक है। अगर हम किसी भी लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक सर्टेन होना चाहिए, एक एक पक्की चीज़ के बारे में हमें बात करनी चाहिए। जैसे कि हम किसी को कह रहे हैं हमको 10,000 लीटर पेट्रोल भेज देना, या फिर हमने बोला 10,000 लीटर
तेल भेज देना, लेकिन हमने इसको ऐसे नहीं बताया कि कौन सा तेल भेजना। तो वो हमारे को सरसों का तेल भेज दिया, तो हमारे तो वो कोई काम का ही नहीं है। सो हम जब भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वी मस्ट टेल देम द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट। अब ठीक है, एक एग्रीमेंट की ना पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो एक्चुअल में परफॉर्म हो सकता है। एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज ये कांट बी एनफोर्सेबल। अगर हम ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि होना बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल बात है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या होगा ही नहीं, आपको पक्का पता है, तो हम कह सकते हैं कि वो है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और कोसी कॉन्ट्रैक्ट, एनी वन ऑफ देम। ठीक है। तो एक परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी तो होना ज़रूरी होता ही है। जैसे कि अगर तुम मैजिक कर रहे हो, मैजिक हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो नहीं बढ़िया, नहीं। ठीक है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो। सो जैसा कि हमने पढ़ा सेक्शन 10 के अंदर हमने कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्री कंसेंट के बारे में, एक एग्रीमेंट के बारे में। उसके बाद फ्री कंसेंट, एग्रीमेंट, लीगल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली वॉइड, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। 6 थिंग्स हमने ये पढ़ी थी। और सेक्शन 10 के अंदर जो चीज़ें नहीं लिखी हुई बट वो ज़रूरी हैं, वो चीज़ें हमने पढ़ी है। सबसे पहली चीज़ जो थी वो थी टू पार्टीज़ तो होनी ही चाहिए। उसके बाद 2 पार्टीज़ के साथ साथ लीगल ऑब्जेक्टिव जो है वो होना चाहिए, लीगल इंटेंशन जो है वो होना चाहिए, लॉफुल इंटेंशन। सेकंड ये हो गया। थर्ड, अदर जो चीज़ें हैं जैसे कि रिटर्न के अंदर ये सब होना चाहिए। अदर क्या बोलते हैं हम उसको, अदर फॉर्मेलिटी टू बी कंप्लाइड विद सर्टेन केसेस। उसके बाद हम बोलते हैं सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। इट मस्ट बी सर्टेन, एक सर्टेन चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए, एक प्रॉपर चीज़ के बारे में हमें पता होनी चाहिए, ना कि कुछ भी बोलो हमें पता ही नहीं है। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट की ना पॉसिबिलिटी होनी चाहिए परफॉर्मेंस होने की। ऐसा नहीं है कि हवा में बात कर दी और वो लास्ट में हो ही नहीं करा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हमने ये कर लिया है। ओके। कंसिडरेशन हमने नहीं पढ़ा। कंसिडरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेक्शन 10 कंपनीज के अंदर। सेक्शन 10 के अंदर जो लिखा हुआ है उसके अंदर एक कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन को हम बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। क्विड को प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, कुछ ना कुछ रिटर्न के अंदर। ए ने एग्री करा अपनी किताब को बेचने को बी को, तो अब बी ने प्रॉमिस करा वो उसको 100 रुपये देगा। ठीक है, जो कि एक कंसिडरेशन है, क्योंकि ए ने उसको प्रॉमिस करा है। ए प्रॉमिस टू सेल द बुक इज द कंसिडरेशन फॉर बी प्रॉमिस टू पे 10, वो 10 100 रुपीज़ वट एवर द कॉस्ट ऑफ द पेन इज। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के क्या टाइप होते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होता है वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी के बेस पे। वैलिडिटी के बेस पे सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट है वो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ, या an agreement which is binding and enforceable by law is a valid contract. उसके बाद voidable contract which is ceased to be enforceable by law becomes void when it ceases to be by law. उसके बाद अगर हम बात करें वैलिड हो गया, void हो गया, voidable, a contract which may or may not be enforceable by court of law, yeah, an agreement which is enforceable by law at option of one party but not at the option of another party। जैसे कि एक पार्टी तो मान गई दूसरी नहीं मानी। वैलिड और वॉइड के वैलिड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में दो डिफरेंस है।
void जो है a contract cease to be enforceable by law becomes void when it cease to be enforceable। जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को हम सीज कर सकते हैं एनफोर्सेबल होना, तो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट enforceable by law and is a void contract। उसके बाद अगर हम बात करें एनफोर्सेबिलिटी के अंदर, एक जो void कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कहीं इन्फोर्सेबल नहीं होता, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो अ void कॉन्ट्रैक्ट इज अ void कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। या और क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहता है इन्फोर्स करना या नहीं चाहता। ठीक है। उसके बाद कॉज, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ, चेंज इन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंटेम्पशन ऑफ पार्टी। उसके बाद अगर हम बात करें एक वॉइडल कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनता होता है, जो कि अगर कभी भी किसी पार्टी का कंसेंट जो था वो फ्री नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, कि ये अब अगर वो पार्टी मानेगी तो ठीक है, नहीं मानी तो वो इलीगल है, उनका डिवोर्स होगा या फिर जो भी चीज़ें हैं। परफॉर्मेंस जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कांट बी परफॉर्म, जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कभी भी परफॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म्ड इफ एग्रीव्ड पार्टी, जो कि जिसके साथ बुरा हुआ है वो पार्टी एक रीजनेबल टाइम के अंदर उस चीज़ को मान जाती है। ठीक है। राइट्स क्या है, राइट्स वो है कि अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डजंट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू एनी पार्टी। एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो उनके पास एक कोई लीगल रेमेडी नहीं है कि वो कुछ कर पाए। लेकिन अगर हम बात करें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो पार्टी हुज कॉन्सेप्ट वाज नॉट फ्री हैज अ राइट टू डिसाइड द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द रीजनेबल टाइम। इफ सो डिसाइड इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इफ इट इज नॉट डिसाइडेड इट बिकम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर हमने डिसाइड नहीं करा तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है। एक हो गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक हो गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कि लॉ के द्वारा फॉरबिडन होता है, एंड द कॉन्ट्रैक्ट विच मे नॉट बी एनफोर्सेबल सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट आल्सो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। लीगल एग्रीमेंट आर void agreements और all agreements are not necessarily illegal। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट्स है, वो इलीगल हो। डिस्पाइट दिस देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन देम इन दैट ये जो दोनों हैं वो void ab initio है, स्टार्टिंग से ही void है, एंड आर नॉट enforceable by law। Contract that is immoral or opposed to public policy are illegal in nature। Similarly, R agrees to as to purchase brown sugar, it is an illegal agreement। क्या है, किसी भी इंसान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना जो कि लॉ के द्वारा फॉरबिडन है, द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट आल्सो कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके साथ कि उनको भी नहीं एनफोर्स करेगा लॉ, और इसको एक इमोरल और अपोज जो है ये पब्लिक पॉलिसी मानता है। कॉन्ट्रैक्ट दैट आर इमोरल अपोज टू द public policy are illegal in nature। Similarly, R agrees to sell to as to purchase brown sugar, it is an illegal agreement। उसके बाद अगर हम बात करें अनएनफोर्सेबल या फिर वॉइड और इलीगल के अंदर डिफरेंस, वॉइड जो होता है वो इन्फोर्सेबल होता ही नहीं है, वो इलीगल ज़रूरी नहीं है कि हो, बट ये इलीगल जो है वो हमेशा ही वॉइड होगा। ये जो वॉइड है वो नो फॉरबिडन बाय लॉ, लेकिन ये जो है फॉरबिडन बाय लॉ है। पनिशमेंट जो है पार्टीज आर नॉट लाइबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर दिस लॉ, लेकिन इसके अंदर इलीगल एग्रीमेंट्स के अंदर ये ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट कोलेटरल टू वॉइड एग्री। उसके बाद अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज good in substance but because of some technical defect
Absence in writing barred by limitation of one of the parties can't sue upon describe the unenforceable contract. अगर एक एग्जांपल लेके समझे, एक कॉन्ट्रैक्ट करा फ्रॉम बी टू 2015 इन 2015 ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा या फिर ए ने कोई परचेज करी प्रोडक्ट बॉट गुड फ्रॉम बी इन 2005 बट नो पेमेंट टिल 2019. B can't sue A for payment in 2019 as it crossed 3 years and barred by Limitation Act. Could that become enforceable under the period of 3 years as barred by Limitation Act? ठीक है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. हमने ये 10 पेजेस जो हैं वो कर लिए हैं आज, एंड आई बिलीव कल हम ना वो ज़्यादा करेंगे इन कंपैरिजन आज से. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कल हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक बार अगर हम इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके देखें तो फॉर्मेशन के बेस के ऊपर होता है एक्सप्रेस इम्प्लाइड कोसी ई कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि हम लिख के या फिर बोल के करते होते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि ए ने बी को फ़ोन करके कहा कि मैं तुम्हारा घर खरीदूँगा, ठीक है, और बी मान गया और बी ने कहा ये मेरा ऑफर अब एक्सेप्ट कर लिया तुमने, ठीक है, तो मेरे को बेचेगा. तो हम इसको कह सकते हैं एन एग्रीमेंट इज़ नाउ बिकमिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एज इट इज़ expressed by words or writing, and so it is a express contract. Implied contract वो contract होता है जो कि some existence by implication, जो कि implication से ही आया है, ठीक है. Most often the implication is by act, and yeah, we will do this tomorrow. Bye.